चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम बैलेंसिंग देख रहे थे, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे बैलेंसिंग के, उसको अपन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ओके, है ना। पहले आपको उन सारे स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना है एंड देन इक्वेशन बना के बैलेंस करना है, ठीक है। ये था उस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन गैस, इधर आ जाओ, नहीं तो सेकंड लास्ट बेंच में, तो अंदर हो जाओ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये तो अपन ने बनाया हुआ है ना। ये तो मैंने आपको सबसे पहला तो आप लोग ने यही किया था ना क्वेश्चन। क्या है? हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में रहेगा, कभी भी H नहीं लिखेंगे। कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 टू गिव अमोनिया यानी कि NH3। ये तो सबसे बनना चाहिए था, आप ट्राई नहीं किए उसका मतलब, ठीक है। ये क्योंकि कॉपी में बना हुआ है 2NH3 और सामने यहां पे क्या आ जाएगा 3H2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। होगा ऐसा? ऐसा कैसे किया हमने, एक बार देखते हैं फिर से। जो आज आए हैं फर्स्ट टाइम, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 एटम है, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है। एक मॉलिक्यूल है पर एटम तो 2 है। वैसे ये भी एक मॉलिक्यूल है पर एटम तो 2 है। वैसे ही यहां पे नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है, राइट। तो ओवरऑल इक्वेशन अनबैलेंस है। एक तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन यहां ज्यादा है। तो एक बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ हर तरीके का एलिमेंट बराबर नंबर में हो, उसको हम कहते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अभी एक अनबैलेंस इक्वेशन है जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन का भी नाम दिए थे। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इधर नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन इधर बढ़ाना पड़ेगा, और इधर 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 क्या है, हाइड्रोजन कम है तो इधर हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। कभी भी हम कम नहीं करते किसी चीज को, बढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम सामने इसके 2 लगा दें, है ना। मैंने बताया था कि हम जब भी किसी चीज को बढ़ाते हैं उसके सामने ही हम नंबर लगाते हैं, बीच में या लास्ट में नहीं, हमेशा नंबर आगे ही फिट होगा। तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 नाइट्रोजन होंगे ना। बट इससे हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? 6। 2 3 6, नॉट 2 + 3 5, 2 3 6। आपको डाउट है तो आप 2 बार अमोनिया लिख के देख लो, NH3 NH3, 3 और 3 6, समझ रहे हो। और इधर कितना हाइड्रोजन है? 2। तो यहां 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने 3 लगाना पड़ेगा। हो गया 3 × 2 6। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को मिला क्वेश्चन? पीछे हर्षित, आप दोनों क्वेश्चन मिला? ठीक है, सब क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है। हमें पता है हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पहले मैं उसका फॉर्मूला बना लेता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। हाइड्रोजन होता है आपका H पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने वो लूज कर दिया, बन गया H पॉजिटिव, ठीक है। सल्फाइड होता है H2 नेगेटिव। ये कहां से आया सल्फाइड? थोड़ा पीछे चलते हैं। सल्फाइड आया सल्फर से। सल्फाइड कहां से आया? सल्फर से। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो और पीछे आए, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। इसको अपने आखिरी शेल में 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ये 2 गेन करेगा, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज मिला। कितना? 2 नेगेटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। मैंने कल भी डिस्कस किया था ना, जो मांगेगा वो नेगेटिव बिहेवियर का होगा, और जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिविटी आएगी उसके अंदर, राइट, क्योंकि उसने डोनेशन किया है और इसने भीख मांगी है, समझ रहे हो। तो जो भीख मांगेगा ऑब्वियसली वो हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, झुका हुआ रहेगा, ठीक है।
और जो दे रहा है वो हमेशा पॉजिटिव साइड में रहेगा, भले उसके पास से चीज गई है बट उसको फील गुड होगा कि मैंने किसी की हेल्प करी। ठीक है, तो S2 नेगेटिव समझ में आया कहां से आया है? मैंने उस दिन बताया था कि जिसमें भी आइड लगता है ये सिंगल एटम होता है। ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सब एक एक एटम है। ऑक्साइड आपका O2 नेगेटिव, फॉस्फाइड आपका P3 नेगेटिव, नाइट्राइड आपका N3 नेगेटिव, फिर और मैंने क्या बोला, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, फ्लोराइड F नेगेटिव। इन सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इन सभी ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और इसने और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अकॉर्डिंगली ऊपर 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव या 1 नेगेटिव। क्लियर है? ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H के नीचे 1 लिखता हूं, S के नीचे 2, ये क्रिस क्रॉस करके गया तो फॉर्मूला क्या बना? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये होती है जिसका रॉटन एग जैसा स्मेल होता है। डिस्कस किया था ना उस दिन जब हम चेंज ऑफ स्मेल की बात कर रहे थे कि केमिकल चेंज में कभी कभार स्मेल में चेंज होता है ना। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपकी लैब में बनी है तो पक्का वहां पे स्मेल आएगी, और वो किसके जैसी होगी? सड़े हुए अंडे जैसी। जो जो देखे होंगे, जो खाते होंगे उनको वो स्मेल पता होगी, तो वैसी स्मेल आएगी इसकी, इस गैस की। ठीक है, ओके। तो क्या बोला है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। एयर का कौन सा पार्ट है जो आपका बर्निंग में हेल्प करता है? O2। तो H2S प्लस O2 टू गिव व्हाट? क्या लिखा है आगे? वाटर। वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O। और दूसरा चीज क्या लिखा है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर एक है और डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2 है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। समझ रहे हैं? ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। यही तो मेन काम है। अगर एक स्टेटमेंट लिखा है तो उससे इक्वेशन बनाना ही मेन काम है। उसके बाद तो अपन बैलेंसिंग किए हैं। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में? 2। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 2। राइट, राइट साइड में भी देख लेते हैं कि ये बैलेंस तो नहीं है पहले से, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। अभी तक तो बैलेंस दिख रहा है, बट ऑक्सीजन 3। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के कारण आपका इक्वेशन क्या हो गया? अनबैलेंस्ड। अब कैसे करेंगे? किधर कम है? लेफ्ट साइड में। वहां बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करेंगे ना भाई, मिनिमम पूछ रहा हूं मैं। अभी यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, यहां कुछ नहीं तो 1 और 2 तो है, तो आप मिनिमम क्या ऐड करोगे? 2 तो ऐड करोगे ही। उससे ये कितना हो गया? बढ़ के 4। तो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि अब ये 4 और यहां 3 हो गया है। हाँ या ना? है ना? तो अब फिर इधर बढ़ाना पड़ेगा। इधर बढ़ाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहां 2 लगाओ या तो यहां 2 लगाओ। 2 तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 1 तो पहले से ही है। या तो यहां 2 लगाओ या तो यहां 2 लगाओ। तो क्या करें? है जी, यहां लगा दो 2, क्योंकि देखो यहां 2 लगाने से क्या होगा, चलो दोनों में ट्राई करके देख लेंगे। यहां 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन बढ़ के 4 और 1 5 हो रहा है ना, मतलब अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है हमारी। 5 और सल्फर भी बढ़ के कितना हो गया? 2। सल्फर बढ़ के कितना हो गया? 2 हुआ ना। ये 2 सिर्फ O2 के लिए थोड़ा लगा है, अगर 2 आगे लगा है मतलब वो S के लिए भी है और O2 के लिए भी है। तो O बढ़ के अब यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 1 5, और सल्फर बढ़ के हो गया 2। अब सल्फर भी अनबैलेंस हो गया ना, तो अब क्या करेंगे जिससे ऑक्सीजन भी बढ़ जाए और सल्फर भी बढ़ जाए? तो ऑक्सीजन बढ़ाने का तो यहीं पे तरीका है। अब इसको कर देते हैं 3, और सल्फर को बढ़ाने के लिए यहां कर देते हैं 2। हो गया 2 सल्फर। थोड़ा सा इटरेशन करना पड़ेगा, है ना। 2 सल्फर हो गया यहाँ पे, पर हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? 4, और ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया? 6। अब फाइनली यहां अगर मैं 2 लगाता हूं तो हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन बढ़ के 2 और 4 6, और सल्फर तो 2 है ही। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है,
2H2S plus 3O2 give 2H2O plus 2SO2। किसी ने बनाया था ये क्वेश्चन? सही है, यही आ रहा है। ओके, यही आ रहा है काव्य? यस सर। बाकी बनाए जयती, आयुष? ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बेरियम क्लोराइड, आप लोग नोट करे हो? जिन्होंने नहीं बनाया, जो फर्स्ट डे आए हैं, आप लोग नोट कर रहे हो? ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें हैं? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फाइड, नहीं है, सल्फेट है ना? 8 में तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, सल्फेट टू गिव व्हाट? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड व्हाट? बेरियम सल्फेट। ये रीड करके इतना तो लिख पा रहे हो ना? जो स्टेटमेंट दिया है उसको रीड करके ये समझ में आ रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, यही है ना? अब एक एक करके सारे फॉर्मूले बना लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बनाने के बाद ही आप बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। पहला क्या हो जाएगा? Ba2 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव। Ba के नीचे 2 लिख रहा हूं, Cl के नीचे 1, तो फॉर्मूला बन गया इसका BaCl2। एवरीवन फॉलो कर रहे हो? सेकेंड, एल्यूमिनियम होता है Al3 पॉजिटिव, सल्फेट होता है SO4 का 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिख देता हूं, सल्फेट के नीचे 2 लिख देता हूं। यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 जंप करके जाने वाला है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, बीच में प्लस आएगा, दो है ना रिएक्टेंट, तो बीच में प्लस साइन आएगा, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। Al के नीचे 3 लिख देता हूं, Cl के नीचे 1, क्रिस क्रॉस होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AlCl3। एंड फाइनली बेरियम सल्फेट, Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 का 2 नेगेटिव, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? BaSO4। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी तो इक्वेशन बस हमने लिखा है, बैलेंस तो आप करना चालू करेंगे, है ना? तो बेरियम यहां पे एक है, यहां पे भी बेरियम एक है। ओके चलो ठीक है। क्लोरीन यहां पे 2 है, यहां पे क्लोरीन 3 है, ये अनबैलेंस है ना? फिर एल्यूमिनियम यहां पे 2 है और यहां पे एक ही है। एंड व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फेट एक साथ मत ले लेना, है ना? सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग। सल्फर कितना है? सल्फर लेफ्ट में 3, 12 कहां से हो गया? कौन दोनों को जोड़ दिया था? तो तब भी 12 कैसे होगा? SO4 3 हुआ, SO4 तो 3 ही है ना? क्या? तो वो 12 ऑक्सीजन होगा, है ना? सल्फर कितना है? 3, और ऑक्सीजन कितना है? 12, 4 3 12। और यहां पे देखो सल्फर कितना है? 1, जो बेरियम के साथ है, और ऑक्सीजन कितना है? 4। ये पार्ट क्लियर है सबको? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हर एलिमेंट को अलग ही लिखना है, ठीक है? वरना क्या होगा, देखो हो सकता है यहां पे O S के साथ O है ना? मान लो यहां भी अगर एक O होता तो क्या आप O को अलग काउंट करते और SO4 को अलग थोड़ा काउंट करते? इसलिए सभी एलिमेंट को अलग अलग काउंटिंग करनी है, ठीक है? चलो, यहां तक क्लियर है सबको? आप तीनों को क्लियर है? ठीक है, चलो। बेरियम को करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है? क्लोरीन यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो यहां बढ़ाऊं? एक ही ऑप्शन है, यही कर सकते हैं जो करना है, 2। ठीक है, इससे बढ़ के क्लोरीन कितना हो गया? 4। 4 हुआ ना? 2 इंटू 2 4। और बेरियम भी बढ़ के कितना हो गया? 2, क्योंकि ये 2 सिर्फ क्लोरीन के लिए नहीं लगा है, बेरियम के लिए भी काउंट होगा, ठीक है? नाउ अब इधर बेरियम 2 करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, अभी तो बेरियम यहां पे भी 2 होगा ना, ठीक है? उससे सल्फर बढ़ के कितना हो गया? 2,
और ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया 8, आया ना। देखो हर स्टेप में पहले ही आप चेंज वाला लिखते जाओगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहां पे 2 लगाया तो उससे बेरियम क्लोरीन दोनों बढ़ा, और यहां पे 2 लगाया तो बेरियम सल्फर ऑक्सीजन तीनों बढ़ा, ठीक है। अभी बेरियम मेरा क्या है, बैलेंस है, बट क्लोरीन अभी भी अनबैलेंस है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अब यहां बढ़ाने के लिए मिनिमम यहाँ पे 2 तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 तो पहले से ही है ना। और ऐसा करने से क्लोरीन 4 नहीं होगा, क्लोरीन हो जाएगा 6, और एल्यूमिनियम हो जाएगा 2। अब फिर यहां पे क्लोरीन बढ़ाना पड़ेगा, क्या करेंगे, इंटू, नहीं इंटू 2 तो पहले से ही है 3। भले वहां पे क्लोरीन आपका 2 से ज्यादा है, बट यहां 2 से बढ़ाने के लिए सामने मुझे 3 लगाना पड़ेगा, तब तो 3 इंटू 2 6 होगा ना। कौन सा, ये, हाँ चलेगा, वो भी कर सकते हैं। देखो मैंने पहले ना क्लोरीन को एक एक करके बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आप डायरेक्टली भी 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 अभी, ठीक है। बेरियम क्लोरीन अब बैलेंस है। बेरियम नहीं, बेरियम फिर डिस्टर्ब हो गया ना, ये हो गया 3, और यहाँ पे 2 ही है तो इसको भी 3 कर देंगे, तो अब बेरियम 3 हो गया, ठीक है। और अब सल्फर कितना हो गया बढ़ के 3, और ऑक्सीजन बढ़ के हो गया 12, सब बैलेंस खत्म। मुझे ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस नहीं करना पड़ा, सल्फर को अलग से बैलेंस नहीं करना पड़ा, बेरियम और क्लोरीन को बैलेंस करते करते सल्फर और ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो गए, ठीक है ना। तो क्या लगा है, यहां पे 3, यहां पे 2, और यहां पे 3। जिन्होंने किया उसका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, बट ठीक है, वो अब गलत प्रैक्टिस है, पर वो ठीक है। अभी आ गया आंसर सही, बट ऐसे आप लोग उसको कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, है ना। हर बार एलिमेंट अलग अलग लिखो तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो फोर्थ क्या था उसका क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ वाला, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। देखो जब भी कोई मेटल लेंगे ना वो हमेशा अकेला रहता है, गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है, जैसे हाइड्रोजन H2 लिया था मैंने, है ना। पर जब भी कोई मेटल होता है ना वो हमेशा सिंगल लेंगे, यानी कि के, पोटेशियम मेटल। हाँ आगे पढ़ो, रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर बोल रहा है मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, रिएक्टेंट साइड में। और कुछ है कि प्रोडक्ट बताना है, टू गिव आ गया क्या, ओके, टू गिव व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, के पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड होता है ना। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, KOH प्लस, हाइड्रोजन गैस बोला है तो H2 ना कि H, क्लियर है। चलो पोटेशियम कितना है 1, यहां पोटेशियम कितना है 1, हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं 2, यहां पे 3, 2 नहीं 3, यहां भी है ना। ऑक्सीजन यहां पे कितना है 1, यहां पे भी ऑक्सीजन 1 ही है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां 3 है, यहां 2 है, तो यहां 2 लिख दूं, 2 से कितना हो जाएगा, ये बढ़ के 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी बढ़ के कितना हो जाएगा 2, ये 2 के कारण ऑक्सीजन भी बढ़ेगा ना, ठीक है। हाँ जी, क्या, हाँ अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, ये आपका 3 ही है। अगर मैं यहां पे 2 करूं, क्योंकि ऑक्सीजन भी बढ़ा रहा है ना मुझे, तो यहीं पे 2 लगाऊं तो इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बढ़ जाएगा अपने आप। अब कितना हो गया हाइड्रोजन राइट साइड में 4, 2 इधर 2 इधर, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस, बट अब पोटेशियम भी अनबैलेंस होके 2 हो गया है, तो यहां 2 लगा देंगे बस, K2 मत लिख देना, 2K, K2 नहीं होता कुछ भी, 2K ही लिखेंगे। मैंने बोला ना जब भी आपको कोई चीज को बढ़ाना है तो उसके आगे ही नंबर अटैच करोगे, कभी भी बीच में या आखिरी में नंबर अटैच नहीं करेंगे वाइल बैलेंसिंग। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या था, ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में दिया था ना वो, आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं थी,
राइट। तो पहला क्या है, HNO3 प्लस Ca। हाँ, इसका नाम बताओ तो जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम स्लेट लाइम। और लाइम वाटर। और क्या है, लाइम वाटर। नहीं बताया था अपन उस दिन, चूना चूना पानी यानी नहीं खेले थे। हाँ, उनको तो वो तो आज पहले दिन आए हैं, और आप लोगों को तो बताया था ना। ऐसा बेइज्जती कराओगे क्या है? अपन बात किए थे ना, चूने को लिए पानी में डाले, चूना पानी बना, और फिर वही चूना पानी को मैं यहाँ पोताया था, है ना। और फिर बोला भी था 1-2 दिन बाद शाइनिंग आएगी। नहीं अभिमन्यु? चलो, तो नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा है ये, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, दैट्स इट। इतना ही बन रहा है। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1, क्योंकि ये जो 2 है ना वो NO3 के लिए लगा है, समझ रहे हो ना, वो कैल्शियम का नहीं है। आप लोग समझ रहे हो ना? ओके, नाउ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस है ना। फिर हाइड्रोजन 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। फाइनली ऑक्सीजन 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5। अब देखो, अगर यहाँ पे आपने OH को एक साथ लिया होता कि चलो हाइड्रोक्साइड को एक साथ ले लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन अकेले रह जाता ना, फिर क्या ऑक्सीजन अलग लेते क्या? तो इसलिए कभी भी कंबाइन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ कैसे किए हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग किए हो कि OH को ले लिए, अलग ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है ना, 2 और 3 5। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 7 कितने लोग बोल रहे हैं, बाकी क्या बोल रहे हैं, तो 10। कनिष्का कितने, हाँ राइट साइड में 4। कैसे 4, ये 3 और एक 4 ऐसा, बट फिर ये 2 का क्या मतलब है, 7, ठीक है। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, क्लियर है। चलो अब करें बैलेंस। कैल्शियम बैलेंस दिख रहा है अभी तो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा दूं। और कोई ऑप्शन है किसी के पास नाइट्रोजन को बढ़ाने का, तो यही 2 लगाना पड़ेगा। इससे नाइट्रोजन बढ़ के 2 हो गया, पर हाइड्रोजन बढ़ के 4 हो गया, 4 हुआ ना, 2 और 2 4। और ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया, जल्दी कौन बताएगा मेरे को, ऑक्सीजन कितना हो चुका है अभी, 8, 6 और 2 8, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस। कमिंग ऑन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 2 लगा दूं, इससे ही 4 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस, मेरे ख्याल से ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे 6 और 2 8 पहले ही हो गए। सही, मैंने उस दिन कहा था कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस करने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे अभी मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, वो अपने आप बैलेंस हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन बढ़ के 4 हुआ और ऑक्सीजन बढ़ के 8 हो गया, 6 यहां और 2 यहां। क्लियर है ये? चेक कर लो एक बार जिन्होंने किया है ये वाला क्वेश्चन। सिर्फ 2 जगह 2 लगाए होंगे, एक यहां पे नाइट्रिक एसिड में और एक वाटर में। सही है आंसर, ठीक। ओके, ये हुआ 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, ठीक है। चलो, Na1 Na2, हाँ श्योर है सर, यही वाला बस नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ, यस सर। ओके ठीक है, चलो करते हैं इसको। सल्फर एक यहाँ पे है, सल्फर एक यहाँ पे है। आफ्टर दैट 2 ही बचा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 1 2 3 और यहाँ पे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 4 5 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 1 5। ठीक है, इतना तो कर पा रहे हो ना, काउंटिंग कितने हैं पहले से। ठीक है, नाउ सोडियम 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 करना पड़ेगा, इससे 2 होगा, राइट। बट O बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और H 2 और 2 4। ठीक है, आगे बढ़े। सोडियम बैलेंस हो गया है। सल्फर बैलेंस है पहले से ही, अभी एज ऑफ नाउ तो बैलेंस है। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? इधर 4 इधर 2 ही है ना, तो सामने 2 कर दूं, 4 हो गया। और ऑक्सीजन बढ़ के 6 हो गया, खत्म। इससे सिंपल क्या आएगा क्वेश्चन? अगेन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। देख लो, फॉलो करो, शौर्य देख ले एक बार, यस सर। है ना। अगेन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना पड़ा, अपने आप बैलेंस हो गया। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन बढ़ के 4 और 2 6 हो गया, यहाँ तो पहले से ही 6 था। ठीक है, आगे बढ़ू। 6 का 3rd पार्ट, चलो बताओ। NaCl प्लस, हाँ Ag बोले तो आर्गन, सिल्वर। Ar आर्गन होता है ना, Ag तो सिल्वर है, सिल्वर है ना, अर्जेंटम। इसका लैटिन नेम क्या है? अर्जेंटम, वहां से आया है Ag, AgOg। लो जी, सुनो जी, ठीक है। Ag क्या? AgNO3 टू गिव AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो Na कितना है? 1, यहाँ पे भी 1, Cl 1, यहाँ पे भी 1, ये बैलेंस है क्या? नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, पहले से ही बैलेंस है। वहां क्या क्वेश्चन है ना, ऐसे ही आना चाहिए सर एग्जाम में, है ना। हाँ जी, अच्छा सिल्वर रह गया, Ag1, यहाँ पे भी Ag1। ठीक है, कोई मेहनत किया है क्या इसके लिए? हाँ, कोई होगा जो 15-20 मिनट आधा घंटा दिया होगा इसको? नहीं, चलो ठीक। लास्ट 4th पार्ट, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, राइट। चलो बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, सल्फर 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 ना भाई, और यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक, बेरियम ठीक है। Cl के लिए क्या करूं? यहाँ पे 2। ठीक है, उससे हाइड्रोजन अपने आप 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, बस वही तो 2 अनबैलेंस थे ना, सिंपल। सिर्फ एक 2 लगाना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, मैच कर रहा है सर, ये बना गया था ना सेकंड वाला भी पूरा। चलो हो गया 6 का चारों, आगे बढ़े। चलो 7th और 8th वर्ड इक्वेशन थे, है ना। 7th क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। किसी को फॉर्मूले में दिक्कत होगी तो मेरे को रोकना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये कहां से आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, क्लियर है सबको? Ca2 पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड 1 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करोगे तो Ca के पास 1 आएगा और OH के पास 2 जाएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव CaCO3 प्लस H2O। ये हमारा वही वाला रिएक्शन है, मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, फ्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों उसी के नाम है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम, फ्लेक्ड लाइम इज द कॉमन नेम, लाइम वाटर इज ऑल्सो द कॉमन नेम। ठीक है, तो whenever carbon dioxide is passed through lime water, it turns lime water milky. This is the test for carbon dioxide. हमने एक पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन के लिए हम
बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे जिससे उसकी फ्लेम बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये है ऑक्सीजन का टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कैसे करोगे कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसके लिए ये है हमारे पास टेस्ट। क्योंकि दिखने में दोनों गैस कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ना कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हाँ ये गैस ऑक्सीजन है या ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ये वाला, ठीक है। व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। इसका क्या नाम है? कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट। कहां से नाइट्रोजन कहां दिख रहा है यहां पे? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉमन नेम इज लाइमस्टोन। एक और कॉमन नेम होता है इसका, हाँ लाइमस्टोन। एक और कॉमन नेम होता है इसका मार्बल। एक और कॉमन नेम होता है इसका चौक। सब वही है, सब इसी के दूसरे दूसरे फॉर्म्स हैं, आप समझ लो, पर है कैल्शियम कार्बोनेट ही। केमिकली मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। बस ये है कि मार्केट में हम कैल्शियम कार्बोनेट मांगने नहीं जाते, ठीक है, हम ये तीनों नाम यूज करके चीजें मांगते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है ना, इसको कर ले बैलेंस। चलो बैलेंस है तो आगे बढ़ जाओ पक्का। चलो अगला क्या है, किसी को डाउट है तो अभी बताओ। NaOH प्लस, ये क्या? नहीं सॉरी, वर्ड इक्वेशन वाला क्या है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। कोई ट्वाइस वाइस तो नहीं किया ना इसमें? Ag 1 पॉजिटिव होता है, नाइट्राइट 1 नेगेटिव होता है, तो 1 1 कैंसिल होके AgNO3, ठीक है। ओके, टू गिव ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ गया ना कैसे बनेगा? जिंक 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये मत सोचो सर यहां पे आप फिर 2 पॉजिटिव क्यों नहीं लिखोगे, जिंक तो 2 पॉजिटिव होता है ना। ये जिंक एटम है, आयन नहीं है, और यहां पे जिंक आयन के फॉर्म में है। जहां भी कोई कंपाउंड होता है ना तो वो आयन के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव एंड NO3 1 नेगेटिव को कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया? ZnNO3 का ट्वाइस। कुछ डाउट है? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं ना? हाँ, प्लस Ag, ठीक है। ओके, बैलेंस करते हैं। जिंक कितना है यहाँ पे? 1, यहां भी 1 है। सिल्वर 1 है, यहां पे सिल्वर 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। तो करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा मजबूरी में। इससे ऑक्सीजन अपने आप बढ़ के 6 हो गया ना, यहां भी 6 था। बस अब Ag को 2 करना, तो Ag तो अकेला है, आराम से कुछ भी लगा दो, उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस है। चलो नेक्स्ट क्या क्या है? एल्यूमिनियम, बस हाँ, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CuCl2। इट गिव्स AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये बनेगा प्लस कॉपर, ठीक है। ये कैसे आया है? Al3 पॉजिटिव होता है और Cl1 नेगेटिव, फिर क्रॉस करेंगे तो AlCl3। बाकी कोई और प्रॉब्लम फॉर्मूले में? ठीक है, इसको करें बैलेंस। एल्यूमिनियम 1, कॉपर 1, कॉपर 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3। तो यहां अगर मैं 2 लगाता हूं तो ये 4 हुआ, पर यहां पे 3। अब यहां कम हो जाएगा, अब यहां बढ़ाने के लिए मैं यहां 2 लगाता हूं तो 6 हो गया। अब यहां ज्यादा हो गया, यहां कम करेंगे तो यहां बढ़ाएंगे तो 3 लगाना पड़ेगा। 3 2 6, 2 3 6। एल्यूमिनियम 2 है, 2 लगा देंगे। कॉपर 3 है, 3 लगा देंगे। बैलेंस, ठीक। चलो अगला रीड करो क्या क्या दिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड बोले तो BaCl2, आज 2-3 बार लिख लिए बेरियम क्लोराइड, है ना। प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K पॉजिटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, टू गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड।
ठीक है, तो बेरियम 1 के 2 के एक ही है ना, तो 2 लगा देता हूं, हो गए 2 के। क्लोरीन 2, क्लोरीन अब 2 हो गया, पहले नहीं था भले, पर अब तो 2 हो गया ना। क्या यहां 2 क्लोरीन है, यहां भी तो 2 क्लोरीन है, और क्या बच गया? सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, बैलेंस। चलो, जो कर लिए ना वो मैच कर लेना आंसर अपना, ठीक है, यही था, बस इतना ही है ना इस पार्ट में, एक और है, ठीक है। और लास्ट वाला 8, ये 7th हो गया ना, 8। चलो बताओ 8 का पहला क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, है ना। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो K पॉजिटिव होता है पोटेशियम का, और ब्रोमाइड होता है Br नेगेटिव, तो इस क्रॉस करके फॉर्मूला क्या बनेगा? KBr, ठीक है, ओके। प्लस और क्या बोला है? बेरियम आयोडाइड, बेरियम अगेन Ba2 पॉजिटिव और आयोडाइड होता है 1 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या बनेगा? BaI2 बनेगा, BaI2। इट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। देख लो फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बताता हूं फिर से। एवरीवन क्लियर है फॉर्मूला? ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में? ठीक है ना, उसको भी मत डिस्कस करो, अपन बैलेंस देखते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, AQSL क्या होता है, ठीक है। फिलहाल अभी अपन उसको बैलेंसिंग पार्ट को पहले देखते हैं, ठीक है। हाँ यही है क्वेश्चन, ठीक, ओके। तो यहाँ पे पोटेशियम है 1, यहाँ पे भी है 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रोमीन है यहाँ पे 1, यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया ना, तो यहाँ ब्रोमीन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा, फिर पोटेशियम को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा, बराबर। फिर बेरियम 1 आयोडीन 2 हो गया बैलेंस, ठीक है, मैच कर रहे हो, ठीक। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसका टाइप्स अभी छोड़ देना क्योंकि उस क्वेश्चन में एक और पार्ट था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी हमने रिएक्शन के टाइप पढ़े नहीं है ना, अपन पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, तो अपन इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है? जिंक कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। एक 2 पॉजिटिव है, एक 2 नेगेटिव है, 2 कैंसिल, फॉर्मूला बन जाएगा ZnCO3। इट गिव्स, एक ही रिएक्टेंट है ना? हो सकता है ऐसा भी ना कि रिएक्टेंट एक ही हो, और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हम पढ़ेंगे जिसमें प्रोडक्ट एक है, हाँ ये डिकम्पोजिशन, ठीक है, ओके। तो जिंक कार्बोनेट गिव्स यू जिंक ऑक्साइड, फॉर्मूला विल बी ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बैलेंस है, देख लो एक बार। जिंक एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, 1 + 2 3, ठीक है। थर्ड देखो, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गिव्स HCl, क्या करेंगे? बस यहां 2 लगा दो, खत्म, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। एंड लास्ट फोर्थ बैलेंस है, मैग्नीशियम Mg। अगेन देखो, जैसे वो पोटेशियम था ना अकेला मेटल, वैसे ये भी मेटल है, तो Mg रहेगा, बस Mg2 नहीं करना, ठीक है। Mg प्लस क्या बोला है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे दोनों एक एक ही है, तो 2 करने के लिए सामने 2 लगा देंगे, दैट्स इट, बैलेंस, ठीक है। तो ये आपके चारों क्वेश्चन होमवर्क थे, जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया आगे से ट्राई करना होमवर्क, है ना। डन, आगे बढ़े अब, चलो। तो ये पार्ट हो गया हमारा बैलेंसिंग का, ठीक है। अभी हम केमिकल इक्वेशन नहीं है ना, अभी हम रिएक्शंस में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है हमने देख लिया, बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम ये भी देख लिए, क्या क्यों कर रहे थे बैलेंस, हाँ, द कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट, मतलब समझा नहीं मैं, बैलेंस क्यों कर रहे हैं श्रेयांश? मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलो, कैसे कर रहे हो?
हाँ, टू, थैंक यू, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अरे हाथ मत उठाया कर, सीधा बोल दिया कर काव्य। ठीक है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर या एटम, जिसमें द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उस आपने जो बोला उसको लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो योर इक्वेशन विल वायलेट दिस लॉ। ठीक है, चलो अब अपन को पढ़ना है कि एक इक्वेशन को हम और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। आप जो भी इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर केमिकल रिएक्शन। आपने जो भी रिएक्शन लैब में किया होगा उसका एक स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलते हैं। वो स्टेटमेंट सेंटेंस के फॉर्म में हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, वो वर्ड के फॉर्म में हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में था, और वो इक्वेशन सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस इक्वेशन को हम और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं? मान लीजिए मैं ही एक साइंटिस्ट हूं, मैंने ही एक लैब में रिएक्शन किया, तो वो मैंने ही किया ना, आप लोग वहां पे नहीं थे। तो मैंने किया तो मैं जानता हूं कि वो रिएक्शन को मैंने किस कंडीशंस में किया है, किन हालातों में किया है। हालातों मतलब उस समय टेम्परेचर कितना था, उस समय प्रेशर कितना था, है ना, उस समय क्या लाइट चालू थी कि लाइट बंद थी, या लाइट के कारण उस रिएक्शन में कुछ इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। मैं एक बार चालू करके देखा रिएक्शन हुआ, मैंने बंद करके भी देखा तो भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका रिएक्शन। समझ रहे हो? हाँ, फिर उस रिएक्शन में मैंने जो रिएक्टेंट्स लिए थे उनका फिजिकल स्टेट क्या था, क्या वो सॉलिड नेचर के थे, क्या वो लिक्विड के फॉर्म में थे, क्या वो गैस के फॉर्म में थे, ये सब मैं ही जानता हूं, क्योंकि रिएक्शन कौन कर रहा है? मैं, राइट? तो मैं इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं ताकि कल को अगर प्रणब आए तो उसको भी रिएक्शन करने में आसानी हो। समझ रहे हैं? क्योंकि देखो कोई भी रिएक्शन या कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार में नहीं होता ना, आपको कंटिन्यूअसली बहुत बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। ऐसी थोड़ा ना खोज हो जाती है ना। साइंटिस्ट सालों साल काम करते हैं एक चीज पे, तब जाके वो कंक्लूजन निकाल पाते हैं, राइट? और जब वो फाइनली उस चीज को कंप्लीट कर लेते तो वो उसके बारे में कुछ लिखते हैं, ताकि कोई और जब बाहर दुनिया वाले पढ़े उसको तो वो समझ जाए कि हमने उस चीज को कैसे किया है। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं कि हम कैसे अपने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाएं। तो पहला तरीका होता है इंफॉर्मेटिव बनाने का कि आप फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो। फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दो, किनकी? रिएक्टेंट की और बनने वाले प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो आप ही जानते हो कि आपने रिएक्टेंट को किस स्टेट में लिया और प्रोडक्ट जब बने तो वो किस स्टेट में थे। ठीक है, तो बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट अपन यहाँ पे 4 तरीके से बताते हैं। अगर आपने रिएक्टेंट्स को सॉलिड फॉर्म में लिया है तो आप ब्रैकेट में एस लिख दो, तो उससे समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि आपने रिएक्टेंट को सॉलिड फॉर्म में लिया है या जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड फॉर्म में बना है। दूसरा तरीका होता है ब्रैकेट में एल लिख दो। एल कब लिखेंगे? जब लिक्विड फॉर्म में आपने रिएक्टेंट लिए हो या आपका प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में बना हो। फिर ब्रैकेट में जी लिखने का मतलब क्या है? गैस, कि अगर गैस बन रही है, इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, है ना, तो आप उसके ब्रैकेट में जी लिख देंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि गैस बन रही है। क्योंकि हर चीज लगभग तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, है ना। आप किसी भी चीज को सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करा सकते हो, ऑलमोस्ट सब चीजों को। ठीक है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने किस स्टेट में लिया है। और एक होता है आपका एक्यू। एक्यू स्टैंड फॉर एक्वस, है ना। एक्यू स्टैंड फॉर एक्वस, ऐसे सॉल्यूशंस जो पानी में बनाए हुए हैं, है ना। आपने 9th क्लास में पढ़ा है सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं और सस्पेंशंस क्या होते हैं। तो वहां हम सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ते थे, एक होता है एक्वस सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन एक्वस। अच्छा, सॉल्यूशन किन 2 कंपोनेंट से मिलके बनते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पानी है तो 2 सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्वस, और अगर सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और है, नॉन एक्वस। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ना तो उसके लिए अपन ब्रैकेट में एक्यू लिखते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये 4 तरीके से हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट को बता सकते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि इनका रिएक्टेंट किस स्टेट में था और इनके प्रोडक्ट किस स्टेट में बने। ये पहला तरीका होता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है आप कंडीशंस मेंशन करो।
कंडीशंस। कंडीशंस कहने का मतलब हर रिएक्शन एक ही कंडीशन में नहीं होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होगा ना, उसको तो सनलाइट चाहिए, चाहिए ना फोटोसिंथेसिस को, तो वो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। ये कंडीशन हो गई ना। कंडीशन मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो ये रिएक्शन नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हो, हाँ या ना? तो कई बार क्या होता है ना, कोई रिएक्शन को कराने के लिए हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। एक कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन कराने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है। जैसे अगर मैं यहां कोई रिएक्शन करा रहा हूं ना, तो आप बोलोगे सर आप रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे रिएक्शन करवा रहे हो, जो आपको हर जगह मिल जाएगा। पर अगर वो रिएक्शन उस टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है या यहाँ के प्रेशर पे नहीं, अभी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना हमारे ऊपर, तो वो रिएक्टेंट के ऊपर भी लग रहा होगा, है ना। पर अगर वो रिएक्टेंट को ज्यादा प्रेशर की जरूरत है रिएक्शन कराने के लिए, तब आप वो प्रेशर और वो टेम्परेचर भी मेंशन करते हो। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मेंशनिंग द कंडीशंस, क्योंकि मैं ही जानता हूं ना रिएक्शन मैंने किस कंडीशंस में कराया है। तो जब मैं कंडीशन की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा टेम्परेचर, मैं बोलूंगा प्रेशर। अगर मैंने रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर के अलावा कोई टेम्परेचर लिया है तो मैं मेंशन करूंगा। मान लो मैंने अगर कोई रिएक्शन को 443 केल्विन में कराया, 443 केल्विन में वो रिएक्शन अच्छे से हो गया, जैसा मैं चाहता था वैसे हो गया, तो मैं अब क्या करूंगा, फाइनल इक्वेशन लिखते समय एरो जो अपन बनाते हैं ना, बीच में एरो बनता है ना, हर रिएक्शन में बना रहा था मैं एरो, उस एरो के ऊपर की जगह और नीचे की जगह में हम कंडीशंस लिखते हैं। 443 केल्विन, लेट्स से मैं 3 एटीएम, एटीएम यूनिट होता है ना प्रेशर का, एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एटीएम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर अभी जो नॉर्मल प्रेशर हम पे लग रहा है ना, वो 1 एटीएम होता है। क्या होता है? 1 एटीएम। आप सबके ऊपर लग रहा है, मेरे ऊपर भी लग रहा है, इस कैमरा के ऊपर भी लग रहा है, सबके ऊपर लग रहा है, ठीक है। पर अगर आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया तो ये प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर मैं 3 एटीएम में करा रहा हूं फॉर एग्जांपल अपना रिएक्शन, तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा 3 एटीएम 443 केल्विन। हाउ मच मतलब क्या, पास्कल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो हाँ, और अगर बार में करे तो 1.015 बार होता है। हाँ पास्कल माइनस, नहीं इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ उसका प्रेशर अगर अपन पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 1 एटीएम पास्कल में, एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बताता हूँ पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो, पर बार में 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.015 बार होता है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि एटीएम बार लगभग बराबर है, क्योंकि 1.015 ही बोल रहा हूँ, ठीक है। पास्कल में आपको वैल्यू बताता हूँ इसकी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो जो भी रहेगा हमारा टेम्परेचर बार में या एटीएम में हम मेंशन करेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। बचा एक और चीज, कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन ना हम किसी के प्रेजेंस में कराते हैं, उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये होता है आपका कैटलिस्ट की स्पेलिंग CATALYST। कैटलिस्ट होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस जिनके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो, बट वो खुद पार्ट नहीं लेते हैं रिएक्शन में, बट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो चलो आप लोग कोई रिएक्शन करा रहे हो पर वो स्लो हो रहा है बहुत, फिर आपको पता चला कि अगर इस रिएक्शन में एक चीज डालेंगे तो उससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, और वो चीज ना रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी। रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी का मतलब क्या है कि उसके कारण कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ना, आपके फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज होता है। आप बोलते हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऐसा लिखते हैं ना अपन। तो क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का कैटलिस्ट है, वही तो है जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। आपको आपके प्रोडक्ट में क्लोरोफिल का कोई पार्ट नहीं देगा। क्लोरोफिल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, उसमें तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा ना, C6H12O6। तो आप लिखो कैसे, ध्यान देना उस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे अपन फोटोसिंथेसिस को, CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलता है ना,
अब यहां मैं क्या लिखूंगा, ऊपर कंडीशन क्या थी, ये सनलाइट, कंडीशन क्या होगी, सनलाइट, और नीचे क्या लिख दूंगा, क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा ना तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। आया ना? अगर मान लो ये ऐसा नहीं लिखा रहता तो आप क्या जरूरी है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही कराते रिएक्शन? हो सकता है आप रात को कराते ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं होता। आप तो समझ रहे हो? तो इस क्लोरोफिल ने इस रिएक्शन को होने में हेल्प की, और यहां पे क्लोरोफिल का कोई पार्ट नहीं है। समझ गए क्या? इसने बस रिएक्शन को जल्दी करवाया, होने में हेल्प करी। तो इस टाइप के केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, हाँ, बट हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। ऑल्टर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ऑल्टर मतलब चेंज। हाँ, तब वो कैटलिस्ट नहीं, तब वो कंडीशन है, टेम्परेचर, कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे शुगर जल्दी डिसॉल्व हो गई, वो कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, टेम्परेचर इज नॉट अ सब्सटेंस ना। टेम्परेचर एक कंडीशन हो गई, प्रेशर एक कंडीशन हो गई। जैसे आपको अगर इस वाटर बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करना है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हो ना प्रेशर लगा के। आपकी जो सोडा बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में डिसॉल्व होता है। आप सोचो कि मैं ऐसे ही डिसॉल्व कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा, आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर में डिसॉल्व होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं, कैटलिस्ट हैं, हम यहां मेंशन कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, आपके कैटलिस्ट का। H2O2 एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। आप जब इसको हीट करते हो ना तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है, बट ये होता है MnO2 के प्रेजेंस में। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो अगेन देखो, आपको प्रोडक्ट में कहीं पे Mn दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि इसने सिर्फ रिएक्शन को होने में हेल्प किया है, रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं लिया है। रिएक्शन में पार्ट लेने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कुछ पार्ट उसका दिखे, जो कि नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। अब इसको मत लिखो, मैं आप लोग को लिखवाऊंगा पूरा सेंटेंस एग्जांपल के साथ। ठीक है, अभी पहले समझ लो, तीन चार पॉइंट है। सनलाइट अगेन वो भी आपका एक तरह का कंडीशन होगा, कैटलिस्ट नहीं है, कंडीशन। ठीक है, सनलाइट इज नॉट अ केमिकल थिंग ना, वो एक तरह की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो दो तरीके हो गए जिससे आप अपने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। फर्स्ट बाय मेंशनिंग द कंडीशंस, एंड सेकंड बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, थर्ड तरीका होता है, अगर आपके रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि बन रही है, तो उसके लिए एक अपन अप एरो का यूज कर सकते हैं फॉर मेंशनिंग की इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। अप एरो क्यों? अप एरो ही क्यों, डाउन एरो क्यों नहीं, राइट एरो क्यों नहीं, लेफ्ट एरो क्यों नहीं? क्योंकि हाँ हाँ हाँ, वो तो आप एक एग्जांपल बता दिए। मैं पूछ रहा हूं कि अपन अपवर्ड एरो ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गैस जब आएगी तो वो लाइटर होगी, इट विल गो अप। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, आपका गैस का इवोल्यूशन अपन एरो से बता सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल जो आप बोल रहे हो वो सही है। जिंक को जब अपन H2SO4 में मिलाएंगे या फिर HCl में मिलाएंगे, कोई भी एसिड में मिला लो जिंक को, आपको H2 गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। ठीक है, दिखेगी तो नहीं क्योंकि कलरलेस है ना, पर जब आप उसको एक साबुन के पानी में डालेंगे ना तो आपको बबल बबल दिखेगा, क्योंकि गैस जा रही है ना, पानी में अगर गैस जाएगी तो बबल बनेगी, और ये साबुन का पानी अब ऊपर आएगा बबल बन के, है ना। और जब आप एक मैच स्टिक को इसके पास लेके आओगे ना तो वो बबल भी जल के पॉप साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा? पॉप। तो जैसे टेस्ट था ना ऑक्सीजन गैस का, एक बर्निंग कैंडल को लेके आओ तो उसकी फ्लेम बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस होगी ना तो वो फ्लेम बर्न होगी विद द पॉप पॉप साउंड। ये है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन भी कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे हर गैस का कुछ ना कुछ टेस्ट होता है जिससे हम पहचान लेंगे कि ये जो गैस निकली है ये
कौन सी गैस है। क्लियर है। तो जब भी ऐसा गैस बनेगी तो हम साइड में अप एरो लगा दो, जी तो लिखते ही है, गैस है ना, जी, हाँ, जिंक ZnSO4 या ZnCl2। अगर रिएक्शन कंप्लीट करूं मैं तो क्या बनेगा, ZnSO4 या फिर ZnCl2। अगर ये लिया तो ये बनेगा और ये लिया तो ये बनेगा। ठीक है। पर मेन क्या है यहां पे मुद्दा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और उसको दिखाने के लिए अपन ब्रैकेट में अप एरो का यूज करेंगे। क्लियर है। चलो इसी में एक पार्ट और है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर आपके कोई रिएक्शन में कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली इट विल गो एंड सेटल डाउन। वो चीज क्या हो जाएगी, नीचे जाके सेटल हो जाएगी। तो इसलिए उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो। विल यूज डाउनवर्ड एरो। समझ में आ रहा है ना। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे अभी अपन, हाँ वो भी एक हो सकता है। हमने अभी जो किया था ना वो बेरियम सल्फेट वाला, कई बार अपन ने बेरियम क्लोराइड यूज किया ना और बन रहा था बेरियम सल्फेट। उसी रिएक्शन को लेता हूं मैं, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4, ये हमारा था बैलेंसिंग में, अगर याद आ रहा हो तो, है ना। रिएक्शन के बाद बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना है ना, ये होता है आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बोलते हैं, PPT शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेट का। और डाउनवर्ड एरो बता दिया, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बना है। और इसके ब्रैकेट में AQ लिख दूंगा। और प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट का होता है क्योंकि वो घुला नहीं है ना, इट इज नॉट डिसॉल्व्ड, तो इट रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट। तो ब्रैकेट में S और डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेशन। और ये कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है। तो एक जो आप बोल रहे हो उसकी बात कर लेते हैं, लेड नाइट्रेट, ये होता है फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का, प्लस पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनेगा PbI2, लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ये कलर चेंज होता है ना डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या ले रहे हैं। बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का बना, इसका येलो का बना, कुछ कॉपर का होता ना तो वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता, आयरन का होता तो वो ब्राउन या रेडिश ब्राउन या फिर डर्टी ग्रीन बनता, डिपेंडिंग अपॉन मेरा आयरन किस टाइप का है, Fe2 है कि Fe3 है। अपने दो टाइप के आयरन पढ़े हैं ना, Fe2 पॉजिटिव होता है फेरस और एक Fe3 पॉजिटिव होता है फेरिक। एक होता है रेडिश ब्राउन कलर का और दूसरा होता है डर्टी ग्रीन कलर का। Fe4 पॉजिटिव नहीं, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 बोलते हैं, वो उसका फॉर्मूला है। पर आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +2 और एक +3, फेरस एंड फेरिक। ठीक है। तो ये PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बना और साथ में बनता है KNO3। ठीक है। तो ये दोनों आपके प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। ऊपर वाला आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये भी एक तरीका हुआ रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ तरीका होता है, अगर आपके रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, यानी कि आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो मेंशन कर दो कैसे। अगर फॉर एग्जांपल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो आप यहां पे लिख दो कि रिएक्टेंट के साथ में हीट ऐड हुई है और बना है प्रोडक्ट, ऐसे कुछ। ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब की, रिएक्टेंट प्लस हीट लिखे हो ना, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एंटर करना और थर्म मतलब हीट हो गया। ठीक है। यहां पे रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब की है, इसलिए एंडोथर्मिक। कई बार होता है कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट तो बनता ही है पर साथ में हीट भी जनरेट होती है, इसको कहते हैं रिलीज ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। जैसे मैंने वो चूना वाला रिएक्शन बताया था ना कि आप चूना लेके गए पानी में डाल दिए तो पानी गर्म हो गया था ना, तो वो एक्सोथर्मिक था। फॉर एग्जाम्पल CaO व्हेन एडेड टू वाटर,
क्विकलाइन, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है और कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइन. When added to water, it forms CaOH twice lime water plus. तो इससे हमको समझ में आ जाए कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, बन रही है, टेम्परेचर बढ़ गया रिएक्शन का, है ना. और इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं. क्लियर है. एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, आप इसको जब हीट करते हो ना तब ये कन्वर्ट होता है CaO और CO2 में. इसके जस्ट ऐसे जैसा रिएक्शन अपन ने जिंक कार्बोनेट का देखा है पीछे. देखो जहां बैलेंस कर रहे थे ना, ZnCO3 था, प्लस हीट करेंगे तब जाके वो ZnO और CO2 में कन्वर्ट होता है, अपने आप नहीं होता. ठीक है. तो ये दोनों आपके क्या हो गए, एंडो, और ये क्या है, एक्सो. समझ रहे हैं क्या. एक और तरीका होता है हीट को दिखाने का. हम क्या करते हैं, ऐसा हीट ना लिख के ना, अगर अपन एक ट्रायंगल बना दे एरो के ऊपर, तो इसका मतलब भी हीट होता है. समझ रहे हो क्या. अगर आपने एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया, मतलब आप क्या बता रहे हो कि जिंक कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है जिससे ZnO और CO2 बन रहा है. एंडोथर्मिक ये भी, बिकॉज हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय योर रिएक्टेंट. Whenever heat is absorbed by reactant, it is called endothermic, and whenever heat is released, it is called exothermic. Absorb और release word याद रखना. Absorb मतलब reactant ने absorb किया तो endothermic, अगर release किया है तो exothermic. Exit हो रहा है ना. प्रोडक्ट साइड में अगर हीट दिख रही है तो exothermic, reactant साइड में या एरो के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है तो endothermic. Am I clear? ठीक है. तो क्या क्या चीजें हो गई, हीट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, कंडीशंस हो गई, गैस हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, स्टेट हो गया. इन तरीकों से हम अपने रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. समझ रहे हैं. इतना पार्ट ना आपके इक्वेशंस में है. मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है. उसमें पहला पार्ट था आपका इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं. अब दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं. तो यहां हम पढ़ेंगे 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस, जो आपका 8 क्वेश्चन में पूछा है ना कि बैलेंस करने के बाद टाइप भी बताओ, तो वो टाइप अब हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे ना, तो हम उसमें पहले ये चारों पॉइंट लिख लेंगे, है ना. कौन कौन से चारों पॉइंट, वही कैसे आप इंफॉर्मेटिव बनाओगे उसको हम लिख लेंगे शॉर्ट में जल्दी से एग्जांपल के साथ, एंड देन विल मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. चलिए, थैंक यू.